लगातार पांचवें सत्र में बाजार में तेजी हो रही है और निफ्टी की जो गेंस है वो हो गए हैं अब 23,250 के ऊपर। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर लगा है तेजी का सिक्सर और आज गेंस हल्के हैं, लेकिन 50,000 के लेवल को बैंक निफ्टी भी बखूबी होल्ड कर रहा है और ब्रॉडर मार्केट से भी संकेत आज अच्छे हैं। एफआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा भी आ गया है, कितना सस्टेन होगा ये एक डिस्कशन वाला पॉइंट जरूर है, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि बाजार का माहौल जो है वो मंदी वाला जो मूड एक हम चर्चा कर रहे थे उससे बाहर निकल के तेजी की तरफ कदम बढ़ाता हुआ दिख रहा है। इसी पर जरा चर्चा करते हैं, समझते हैं कि अब यहां से बाजार में आपके लिए टारगेट्स क्या होनी चाहिए, कौन से सेक्टर अभी वैल्यूएशन के लिहाज से आकर्षक है, कहां से आपको दूर रहना है और जो जियोपॉलिटिकल जो चिंताएं हैं वो बाजार को कितना परेशान करेंगी या फिर कितना इंप्रूव होते हुए अब दिख रही हैं। यहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के दिग्गज पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल। अभय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, कॉन्फिडेंस रीस्टोर होता हुआ दिख रहा है बाजार में, क्या आपको भी लगता है कि जो चिंताएं बाजार के लिए थी वो पीछे छूट गई? क्योंकि मैक्रोस तो भारत के बेहतर थे ही, अब हम दिख रहे कि जो ग्लोबल चीजें हैं वो भी सपोर्ट करते हुए दिख रही हैं। जी, गुड मॉर्निंग। मैं काफी कुछ सहमत हूं आपसे। जो हमारा एनालिसिस है वो यही दिखाता है कि जो वर्स्ट था इज बिहाइंड अस। जो हमने शार्प करेक्शन देखा मार्केट में जनवरी और फरवरी में स्पेशली, और फिर मार्च के शुरुआत में भी, उसके दो कारण हैं। एक तो जो फंडामेंटल रीजन था करेक्शन का, कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्लो डाउन था डोमेस्टिक कंजम्पशन में, वो एक रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। जितने चैनल चेक्स हमने किए हैं पिछले हफ्ते 10 दिन में, प्राइस कट्स के बाद डिमांड डेफिनेटली वापस आ रही है। इन्वेंट्री जो है चैनल्स में वो काफी लीन है इस समय। तो मुझे लगता है अगर ये कंजम्पशन डिमांड सस्टेन करेगी तो ये जो अर्निंग्स आप देखेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में, और कमेंट्री भी पॉजिटिव होगी। और जो करेक्शन हुआ है उसकी वजह से जो मार्केट का वैल्यूएशन भी है जो हम ऊपर से देखते हैं वो भी अब काफी रीजनेबल जोन में है। तो ये तो एक फंडामेंटल कारण है। दूसरा जो एक टेक्निकल रीजन था सेल ऑफ का, कि डॉलर की जो स्ट्रेंथ 9% अप्रिशिएट हुआ डॉलर, यूएस में बॉन्ड यील्ड स्पाइक हुई जिसकी वजह से काफी पैसा इमर्जिंग मार्केट और भारत से भी निकल के यूएस वापस चला गया, वो भी अब रिवर्स हो गई है काफी। एक 6% का करेक्शन है यूएस डॉलर में, बॉन्ड यील्ड्स वहां पे सॉफ्टन हो रही हैं, और उसकी वजह से अब जो ग्लोबल फ्लोज हैं वो वापस इमर्जिंग मार्केट की तरफ आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो फंडामेंटल इंप्रूवमेंट प्लस टेक्निकल रिवर्सल ऑफ फ्लोज, ये दोनों एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं एक मार्केट को बॉटम से अब थोड़ा एक रैली की तरफ ले जाने का। मुझे लगता है एक सिचुएशन बन रही है। इसमें एक रिस्क बस यही है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक्चुअली जो अनाउंस हुए हैं ट्रेड टैरिफ्स यूएस में, वो कितने इंप्लीमेंट होते हैं कितने नहीं होते हैं। मुझे लगता है पहला हफ्ता अप्रैल का थोड़ा रहेगा वोलेटाइल, पर उसमें भी जो इन्वेस्टर यूज करेंगे उस मौके को, आई थिंक उनको बेनिफिट होगा। तो ये नजरिया इंडियन मार्केट्स को लेकर अभय सर, बहुत बहुत शुक्रिया 18 आवर्स स्वदेश पर जुड़ने के लिए। अशेषा बात कर रही हूँ। मेरा अगला सवाल अर्निंग्स ग्रोथ को लेकर रहेगा। तीसरी तिमाही के नतीजे ठीक ठाक थे, दूसरी तिमाही में जैसे आपने बताया कंजम्पशन स्लोडाउन के चलते अक्रॉस सेक्टर्स अर्निंग्स काफ़ी कमज़ोर रहे। आईटी सेक्टर के नतीजे कुछ दिनों में आना शुरू हो जाएंगे और कल एक्सेंचर के भी नतीजे आए जहां पर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी कमज़ोर थी। तो अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो किस तरह की उम्मीदें चौथी तिमाही के नतीजों से लगानी चाहिए और कौन से सेक्टर्स में आउट परफॉर्मेंस नजर आएगा? यशिशा, मुझे लगता है कि जो अर्निंग्स में हम काफी डिस्पैरिटी देखेंगे। जो काफी 2-3 सेक्टर जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया पिछले 1-2 क्वार्टर्स में, मुझे लगता है कि वहां पे एक रिवर्सल आएगा, पॉजिटिव कमेंट्री भी आएगी। उसमें लीडर जिसको मैं मानूंगा वो सेगमेंट रहेगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, लार्ज बैंक से भी, और दूसरा जो स्मॉल बैंक्स और एनबीएफसीज भी हैं जिन्होंने काफी राइट डाउन लिए थे, राइट डाउन नहीं, प्रोविजनिंग करी थी काफी, क्योंकि डिलेड थे कलेक्शंस। एक ऐसा माहौल था दिसंबर के क्वार्टर में कि लिक्विडिटी बहुत टाइट थी सिस्टम में, तो काफी
डिफॉल्टर ऐसे लोग हो गए जो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है पर टेक्निकल डिफॉल्टर्स हो गए। तो वो कलेक्शन एफिशिएंसी अभी हमने मार्च के महीने में बढ़ती हुई देखी है। तो मुझे लगता है कि एक थोड़ी जो प्रोविजनिंग का प्रेशर था बैंक्स पे, स्पेशली छोटे बैंक्स पे, एनबीएफसीज पे, वो रिवर्स होगा, कमेंट्री भी थोड़ी पॉजिटिव होगी। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से मैं बेहतर नतीजों की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। दूसरा, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो स्टॉक्स हैं अक्रॉस द बोर्ड, मुझे लगता है थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी उनमें, उनको बेनिफिट भी मिलेगा क्रूड प्राइस के, डेरिवेटिव के कमजोर रहने की वजह से मार्जिन इंप्रूवमेंट भी होगा, मुझे लगता है थोड़ा वॉल्यूम अपटिक भी होगा। तीसरा, स्पेशली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो व्हाइट गुड्स में एसी, टीवी, मोबाइल फोन, ये जो कंपनीज हैं, ईएमएस प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है इनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आएंगे। आईटी सेक्टर से मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। पिछले 1.5 साल से हम मैसिवली अंडरवेट हैं आईटी सेक्टर में। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में एक भी आईटी स्टॉक नहीं है, और वो इसलिए कि जो टिपिकल फिक्स्ड प्रोजेक्ट प्राइसिंग का जो मॉडल है वो कंप्लीटली ब्रोकन डाउन है इस समय। जो कस्टमर्स हैं वो फोकस कर रहे हैं एआई बेस्ड सोल्यूशन पे, जहां पे हमारी कंपनीज जो अभी भी काफी प्राइसिंग करती हैं टाइम एंड मटेरियल बेसिस पे, वो काफी पीछे हैं। तो मुझे लगता है कि आईटी की कमेंट्री और नतीजे दोनों डिसअपॉइंट करेंगे इन्वेस्टर्स को, और जो मार्केट में प्राइस एक्शन है वो मुझे लगता है थोड़ा दिखा भी रहा है इस एक्सपेक्टेशन को। बिल्कुल ठीक है। आईटी के नतीजों पर नज़र तो रहेगी ही, कंपनी कमेंट्री क्या देती हैं ये भी फोकस में रहेगा। बहुत दिन रह नहीं गए हैं आईटी कंपनी, अब यहाँ से 21 तारीख हो गए, 20 दिनों बाद आप नतीजे आते हुए देखेंगे आईटी कंपनीज के। अब है सर, एक और चीज़ ज़रा बताइए, बाजार में जो वैल्यूएशन वाली पहले चर्चा थी कि नहीं वैल्यूएशन महंगे हैं, क्या वैल्यूएशन अब रीजनेबल या फिर आकर्षक हो गए हैं? और दूसरी चीज़, आपको लगता है कि एफआईएस के जो फंड फ्लोज हैं वो अब जोर शोर से बाजार में आएंगे और बाजार को यहां से सपोर्ट देंगे? जी देखिए, दोनों बातें लिंक्ड हैं। एक जो एफपीआई का जो फ्लोज है वो काफी कुछ ट्रैक करता है कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं ग्लोबल मार्केट्स में, और उसमें काफी एक वैल्यूएशन का ओवरले बहुत ज्यादा होता है। तो जो हमने सेल ऑफ देखा वो ऐसे इन्वायरमेंट में देखा एफपीआई का कि जहां पे हमारी अर्निंग स्लो डाउन हो रही थी। और इंडिया एक प्रीमियम पे हमेशा इसलिए ट्रेड करता है क्योंकि हमारी ग्रोथ जो है वो बेटर है बाकी इमर्जिंग मार्केट से। पर अगर ग्रोथ हमारी सस्टेन नहीं हो पाएगी तो इमीडिएट एक सेल ऑफ आता है मार्केट्स में। टिपिकली मैंने देखा है पिछले 20-30 साल में कि जब भी हमारे ग्रोथ पे सवाल उठा है तो एक एफपीएस का सेल ऑफ आता है। तो अगर हमारी ग्रोथ वापस हो रही है और इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे वैल्यूएशंस काफी डाउनवर्ड एडजस्ट हुई है, स्मॉल कैप, मिड कैप एट इंडेक्स लेवल 20% डाउन है, जो कि काफी रिमार्केबल करेक्शन है एक छोटे समय में। तो मुझे लगता है एफपीआई का पैसा आएगा, डेफिनेटली आएगा, और वो ऐसे स्टॉक्स में जाएगा जो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं। एक तबका है एफपीआई का जो पैसिव इंडेक्स लेवल पे इन्वेस्ट करता है, पर एक स्टॉक पिकर भी है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को मैं अभी भी यही सलाह दूंगा कि वैल्यूएशन जरूर कंसिडर करें, पर ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करें। वो कंपनीज जो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं अगले 5 साल के लिए, पर प्राइस करेक्शन देखा है जिन्होंने 20-30-40% का भी, वापस उन पे ध्यान दें रादर देन गेटिंग स्टक इन वैल्यू ट्रैप्स। अब है सर, वैल्यूएशन वाली चीज मैंने आपसे पूछी, तो एक और सेक्टर है जहां पर हम देखने की काफी गिरावट आई, वो है टू व्हीलर स्पेस का। बजाज ऑटो, हीरो मोटो काफ़ी ज़्यादा गिरावट के शिकार हुए। नया प्लेयर आया थोड़ा ईवी स्पेस में, ओला, उसकी भी काफ़ी पिटाई हुई। अब हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की रिकवरी आ रही है। ये स्पेस आपको कैसा लग रहा है? और एक चीज़ ये भी है कि देखिए, सरकार की तरफ से जो टैक्स रिलीफ मिली थी उसके पैसे आने में थोड़ा समय लगता है, वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे ही खर्च होगा ऐसा हम मान के चल रहे हैं। क्या इनके लिए भी अच्छे दिन आप देख रहे हैं टू व्हीलर के लिए? डेफिनेटली एज अ सेगमेंट मैं कहूंगा टू व्हीलर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सेगमेंट है, पर इसमें 2-3 चीजें हुई है। एक तो जो रेगुलेटरी चेंजेस हुए, प्लस ईवीज का एंट्री हुई, तीसरा जो इनोवेटिव कंज्यूमर डिमांड भी शिफ्ट हुई। तो ये 3-4 चीजें जो हुई, और ये स्टॉक्स ने सबने परफॉर्म भी किया। जो आप लीडिंग स्टॉक्स देखें, टीवीएस, बजाज ऑटो, इन्होंने अच्छा रिटर्न भी दिया है पिछले 2 साल में। तो एक सेक्टर थोड़ा अभी चर्न से निकल रहा है मेरे हिसाब से, कि उसमें अभी भी ईवी स्पेस में लीडरशिप किसकी है वो अभी क्लियरली इस्टेब्लिश नहीं हुई है, और किस प्रोडक्ट में वो भी अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई है। एक ऐसे मार्केट में जहां पे करीब 15-20 छोटे प्लेयर्स भी हैं और
4-5 बड़े प्लेयर्स हैं। तो जो फास्ट ग्रोथ सेगमेंट है, मुझे लगता है ये ईवी टू व्हीलर वाला, ये अभी भी साल भर के बाद ही क्लियरली लीडरशिप स्टैब्लिश होगी। पर ये अच्छा समय है इन्वेस्टर्स के लिए एक बेट लेने का कि टू व्हीलर और स्पेशली टू व्हीलर ईवी में कौन लीडरशिप लेगा, किसका सर्विसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस प्राइसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस किसके प्रोडक्ट्स इनोवेटिव है डिजाइन और प्रोडक्ट दोनों के हिसाब से, उन कंपनीज को बहुत बेनिफिट मिलेगा। पर ये मार्केट काफी पोलराइज होगा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा इन्वेस्टर्स अभी भी झिझक रहे हैं इसमें बेट्स लेने में कि किसकी लीडरशिप होगी, वो अभी भी क्लियरली एस्टैब्लिश नहीं है। पर मुझे लगता है साल भर में ये बात क्लियर हो जाएगी कि टॉप 3 प्लेयर्स कौन से इमर्ज होंगे ईवी में, जो कि बड़ा सेगमेंट बनेगा मोर कंपेयर टू जो आइस इंजन वाले टू व्हीलर्स हैं। तो ये नजरिया टू व्हीलर्स और ऑटो सेक्टर पर। अभय सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए और बताने के लिए कौन से सेक्टर्स रिकवरी में लीड कर सकते हैं। शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बाजार की